उम्र 30 साल, रंग गेहुआ, हाइट 5 फुट 11 इंच, लंबी घनी दाढ़ी, गहरी आंखें, उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी फर्राटेदार, मॉडर्न वेपन की नॉलेज पावरफुल। वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ऐसे नापता जैसे शहर के किसी दूसरे मोहल्ले में जा रहा हो। देश बदलने में ऐसा माहिर के बड़ी जांच एजेंसियां भी चकमा खा जाती। कुरान, शरीयत, दीन पर जब उसकी तकरीर शुरू होती तो अच्छे अच्छे मौलाना भी बगले झांकने लगते। ये परिचय है भारत के ऐसे मोस्ट वांटेड आदमी का जिससे लोग भारत का लादेन कहते थे। ये वो शख्स है जिसकी तलाश में जांच एजेंसियां पूरे देश में खाक छानती रहीं और वो बिहार में बैठकर देश के तमाम शहरों में बैठकर एक के बाद एक अपने खुफिया कामों को अंजाम देता रहा। हैरतअंगेज ये है कि जब देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां उसकी तलाश में थी, उस वक्त वो बिहार में बैठकर एक ये ग्रुप बना रहा था जो एक देश में दीमक की तरह काम करता। कौन है ये मोस्ट वांटेड आदमी जिसकी वजह से खलबली मच गई? कैसे इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ा? चलिए जानते हैं। देखिए, कारवार से 120 किलोमीटर दूर भटकल कभी उत्तर कन्नड़ जिले का फाइनेंशियली सबसे बढ़िया शहर था। ये मेनली नवायत मुसलमानों द्वारा बसाया हुआ है, जो एक व्यापारिक समुदाय है जो अरब मूल के हैं। गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स के कारण भटकल इकोनॉमिकली काफी अच्छा शहर बन चुका था और इस वजह से इस टाउन के लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। इसी टाउन में एक आदमी का जन्म हुआ था जिसका नाम है यासीन भटकल, मगर इसका असली नाम ये नहीं था। 15 जनवरी 1983 को लंबे इंतजार के बाद जरार सिद्दी बप्पा और रेहाना के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसको नाम दिया गया मोहम्मद अहमद यासीन सिद्दी बप्पा। उनके घर उस दिन काफी खुशी का माहौल था और उनको क्या पता था कि जिस बच्चे की वो खुशी मना रहे हैं वो ही आगे जाके उनके दुख भरी जिंदगी का कारण होगा। अहमद यासीन उर्फ यासीन भटकल बचपन से ही शांत और रिजर्व रहना पसंद करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके फादर को उसके लक्षण सही नहीं दिख रहे थे। अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भारत में एक आरामदायक जीवन जीने में मदद करने के लिए 4 दशकों से अधिक समय तक दुबई के एक छोटे से बिजनेस में मेहनत करने के बावजूद जब भी भटकल के फादर भारत आया करते थे वो अपने बच्चे को अपनी फैमिली से दूर जाता ही देखते थे। उनको उस वक्त ही मालूम हो चुका था कि कहीं ना कहीं वो सही दिशा पे नहीं जा रहा है। यासीन ने 10th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया। उसके चाचा याकूब सिद्दी बप्पा के अनुसार स्कूल में एग्जाम हॉल में जाने के बजाय शुक्रवार को स्थानीय मस्जिद में रहना उसको ज्यादा पसंद आता था। उस समय उसका एक खास दोस्त फसीह महमूद सऊदी अरब में गिरफ्तार हुआ था और बाद में उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसका लक्ष्य अफगानिस्तान में लड़ना था। यासीन के फादर को जब यह खबर पता चली तो वो अपने बेटे के लिए डर गए और उसको ऐसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए काफी बार मना किया, मगर वो उनकी बिल्कुल ना माना। 2005 के आसपास भी यासीन के साथ उनकी काफी बहस इस बारे में हुई थी और तब भी उसके पिता ने उसको यही समझाया कि वो इस तरह के लोगों के साथ घूमकर अपना समय बर्बाद ना करे और पढ़ाई में ज्यादा मन लगाया करे। मगर यासीन की पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और वो कहने लगा था कि उसको बिजनेस करना है। अपने बच्चे को इस माहौल से निकालने के लिए उसके फादर उसे अपने साथ दुबई ले जाते हैं, जहां वो एक स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। 2005 में यासीन विजिटर वीजा पर दुबई गया और 3 महीने के अंदर वापस लौट आया और 2006 में एक स्पोर्ट्स गुड स्टोर द्वारा दिए गए वर्क वीजा पर वापस लौट आया। उसके परिवार को लगने लगा था कि अब उसमें कुछ सुधार आने चालू हो गए हैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि वो दुबई से कहीं और कनेक्शन बना रहा है और 2007 में अचानक ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसके घर वालों ने उसे ढूंढने में काफी छानबीन करी, मगर उसका कुछ ना पता चला और 2 साल बाद एक ऐसी खबर आई जिससे उसके परिवार की रूह कांप उठी। उसने भारत में इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन खोला था जो आज क्या करता है ये हम सब जानते हैं और मोस्ट वांटेड ग्रुप के रडार पर उभर आया था। मगर ये सब हुआ कैसे? 2006 के बीच यासीन भटकल दुबई से एक कमर्शियल फ्लाइट पाकिस्तान के लिए पकड़ता है, वो भी बिना वीजा के, और पाकिस्तान में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स उसको एयरपोर्ट पे लेने आते हैं जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नीचे से उसे छुपके से ले जाते हैं। कराची से लगभग 8 से 10 घंटे की दूरी पर उसको एक कम आबादी वाले पहाड़ी एरिया में ले जाया जाता है जहां उसकी अगले दिन ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रेनिंग लगभग 50 दिन चलती है जो कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा दी जाती है, जिसमें उसको और कई लोगों को वेपन्स हैंडल करना और बॉम्ब बनाना भी सिखाया जाता है। यासीन भटकल अब तक इतना ब्रेन वॉश्ड हो चुका था कि उसको जब भी भारत कुछ भी इलीगल करने के लिए वापस भेजा जाता है तब वो मिलिटेंट बनकर भारत में लौट आता है।
भारत में आकर ये एक गैर कानूनी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI की शुरुआत अपने साथियों इकबाल भटकल और रियाज भटकल के साथ शुरुआत करता है और इस ग्रुप को पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट लश्कर ताइबा बैक कर रहा था। इन्होंने 2005 में बनारस के दशमेध घाट पे एक अटैक करवाया भी था जिसमें 8 लोग इंजर्ड हो गए थे। इसी ग्रुप ने 2007 में उत्तर प्रदेश अटैक्स की जिम्मेदारी ली और अब अपना नाम इसने इंडियन मुजाहिदीन रख दिया था। SIMI के यासीन भटकल और उसके साथी बिहार से चलते थे। उसके बिहार आने की कहानी यह है कि कर्नाटक में जहां वो भटकल टाउन में रहा करता था वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस कॉलेज में बिहार के कुछ स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। जब वो छुट्टी में घर आने लगे तो यासीन भटकल भी उनके साथ बिहार चला आया। यहाँ उसने खतरनाक जुर्मों का ऐसा जाल बुना जिसे नाम दिया गया दरभंगा मॉड्यूल। यहाँ उसकी ऐसी चर्चा होती कि युवकों की टोली उसके पीछे हो जाती, लेकिन अपने इस मॉड्यूल के लिए वो सबको नहीं चुनता था। यासीन सिर्फ उन्हीं यंगस्टर्स को अपने साथ शामिल करता जो हाई टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हों या काफी तेज तर्रार हों। यहाँ उसने मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा और पड़ोसी जिलों के करीब 3 दर्जन यंगस्टर्स को अपना दीवाना बना लिया। उसने वहां रह रहे यंगस्टर्स को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद और भारी पैकेज पर नौकरी करने वाला एक युवक जो छुट्टी पर घर आया था उसको तब ऐसा काबू किया कि तभी के तभी उसने नौकरी से रिजाइन दे दिया और उसके मॉड्यूल में साथ हो लिया। इसके साथ ही वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान और बांग्लादेश से ISI के बंदूकचियों को बुलाकर अपने मॉड्यूल में शामिल यंगस्टर्स को बॉम्ब बनाने और मॉडर्न वेपन्स को चलाने का अभ्यास कराया करता था। 2008 में वो यहाँ पर आया और 2013 तक रहकर खुद की बनाई गई 200 अलग अलग जगह अटैक्स की प्लानिंग को देश के तमाम शहरों में अंजाम देता रहा। 2008 में जयपुर, दिल्ली और सूरत हादसे, साल 2010 में जामा मस्जिद, जर्मन बेकरी, चिन्मय स्वामी स्टेडियम, शीतल घाट और बैंगलोर में भी सेम तरह के अटैक्स करवाए। यहाँ तक कि जिस बिहार में वो रह रहा था वहाँ के फेमस बोध गया मंदिर में भी उसने ही अटैक कराया था। इन धमाकों में 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। यासीन भटकल को भारत का बिन लादेन तक कहा जाने लगा था क्योंकि लादेन को चकमा देने में महारत हासिल थी और ये भी वैसे ही चकमा देने में शातिर हो चुका था। देश की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी कि अलग अलग जगहों पर इतने प्लान तरीकों से कौन अटैक कर रहा है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। तब अखबारों में एक लाइन काफी चर्चे में रहती थी, घोस्ट हु बॉम्ब्स, यानी एक भूत आकर धमाके कर जाता है। 2008 में कर्नाटक की चिकमंगलूर पुलिस को एक बड़ी टिप मिलती थी कि एक मोस्ट वांटेड अपने कुछ साथियों के साथ एक किराए के मकान में रुका हुआ है। बस फिर क्या था, आस पड़ोस के थाने से और जवान बुलाए गए, घर के बाहर घेराबंदी भी हुई और जब पुलिस अंदर गई तो वहां कोई नहीं मिला। वो तब तक भाग चुका था। सेम ऐसा ही इंसिडेंट साल 2009 में कोलकाता के शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन में हुआ था, जहां एक इंसान को पकड़कर लाया गया जिस पे चोरी करने का इल्जाम था। उसे कई घंटे स्टेशन में बिठाया गया। आरोपी और पुलिस के बीच पूछताछ हुई, जहां उसने पुलिस को समझा दिया कि वो कोलकाता का लोकल है और उसका नाम बुल्ला मलिक है। पुलिस ने उसे छोटा मोटा चोर समझकर जाने दिया और ये वही मोस्ट वांटेड आदमी था जिसकी टिप साल भर पहले चिकमंगलूर पुलिस को मिली थी। इस आतंकी को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए भारत सरकार ने इसके सिर पर 3.5 करोड़ का इनाम रख दिया था। मगर जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी कोई सबूत तो छोड़ता ही है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और 13 फरवरी 2010 में पुणे की मशहूर जर्मन बेकरी के बाहर जो हमला हुआ उसमें कुछ सबूत मिलते हैं और 8 सालों में यह पहला मौका था जब पता लगा कि बम किसने प्लान किया। पहली बार सीसीटीवी में इस आदमी का चेहरा दिख गया और इसको पहचान लिया गया। नाम था मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर। लेकिन इस पहचान के बाद भी अगले 3 साल तक भारतीय एजेंसियों को इसका कोई भी पता नहीं लग पाया। इस बीच उसने दिल्ली में शादी भी कर ली थी, लेकिन बिहार में एक लड़की से उसको मोहब्बत हो गई। वो यहाँ निकाह करके घर तक बसाना चाहता था। उसे पता था कि देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस पर नजर गड़ाए बैठी हैं, इसलिए वो वेश बदलकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और सूरत के उन इलाकों में जाता जहां कई बार जांच एजेंसियों से उसका सामना भी हुआ, पर वो पकड़ा नहीं जा सका। जिस शहर में जाता वहां उसका पहचान पत्र अलग रहता। बिहार में वो यूनानी डॉक्टर था तो नेपाल में एक इंजीनियर। वो कोई और नहीं बल्कि यासीन भटकल ही था जो एक डॉक्टर के रूप में वहां फेमस था, मगर जब तक स्पेशल यूनिट वहां पहुंचती है वो नेपाल भाग चुका होता है। इसी बीच नेपाल में तैनात इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो के आला अधिकारी का तबादला बिहार हो गया, जिनकी स्कैनिंग में भटकल आने लगा।
एक टीम बनाई गई और उसकी हर एक्टिविटी की बारीकी से जांच की जाती रही। नेपाल के पोखरा में इंजीनियर के रूप में चर्चित यासीन खुद को एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर बताकर रहने लगा। वहां उसके बड़े जाल थे। हालांकि वो जाल आईएसआई का था। उस नेटवर्क की जानकारी आईबी के अधिकारी को पहले से ही थी। जैसे ही वो उस नेटवर्क के संपर्क में आया, वैसे ही आईबी सतर्क हो गई। इधर देश भर में उसकी तलाश जारी थी। उधर स्कैनिंग में आईबी अधिकारी को पता चल गया कि भटकल नाम बदलकर नेपाल के पोखरा में मिशन के नाम पर टीम के चीफ ने अपने इंडिया के बॉस से नेपाल जाने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन मिलने की बजाय जवाब मिला भटकल नेपाल में नहीं है। मगर जो उन्हें टिप मिली थी उसके लिए ये रिस्क लेने के लिए भी रेडी थे और बिहार की टीम जिद पर थी कि वे नेपाल जाएंगे ही। इंडियन चीफ ने डायरेक्ट कहा कि अगर खेल तमाशा करने जाना है तो वो अपने रिस्क पर जा सकते हैं और इसमें डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जैसा कि ये डिपार्टमेंट का ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं था, इसलिए उन्हें कोई हथियार ले जाने की परमिशन नहीं थी और डिपार्टमेंट से दी जाने वाली राशि नहीं मिली। इसलिए टीम आपस में ही चंदा इकट्ठा कर नेपाल में घुस गई। टूरिस्ट के तौर पर एसओजी की टीम 20 अगस्त 2013 को नेपाल के पोखरा पहुंची और यहाँ के माउंट व्यू होटल में ये लोग रुके। इसके बाद एक लंबी रेकी की गई जहाँ यासीन का पता लग चुका था, मगर अभी भी 100% श्योरिटी नहीं थी कि वो यासीन ही है। तभी एक ऑफिसर को आइडिया सूझता है। उनका कहना था कि अब एक ही तरीका है, किसी भी तरह से यासीन भटकल की आवाज रिकॉर्ड करके लाई जाए, क्योंकि बीते 2 सालों के दौरान आईबी ने यासीन के कई फोन स्टैप किए थे। तब जब वो अपनी पत्नी से दिल्ली बात करता था, यानी ये पता था कि उसकी आवाज कैसी है और आवाज मैच होने पर संदिग्ध के भटकल होने का पक्का सबूत मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम ये थी कि अब ये काम कैसे हो। एक बार फिर उस मुखबिर को याद किया जाता है जिसने उसके बारे में टिप दी थी। उससे कहा गया कि वो यासीन भटकल के पास एक मरीज बनकर जाए और फोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखे। 24 अगस्त 2013 को मुखबिर यूनानी डॉक्टर यासीन भटकल के पास मरीज बनकर जाता है। इस आवाज को जब पुराने टेप किए गए वॉइस सैंपल से मैच किया गया तो एकदम क्लियर हो चुका था कि वो यासीन भटकल ही है। 28 अगस्त 2013 रात 10 बजे नेपाल पुलिस उस मकान में घुसी जहां वो छुपा था और वहां उसे धर दबोचा गया। एसओजी को इस ऑपरेशन में डबल सक्सेस मिली और उनके हाथ में भटकल के साथ साथ एक और आदमी हाथ लग गया जिसका नाम था असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी। वो अलकायदा का खास था और अफगानिस्तान में उसकी ट्रेनिंग हुई थी। हड्डी वाराणसी, पुणे, मुंबई के जवेरी बाजार में, अहमदाबाद में हुए सारे अटैक्स का मास्टरमाइंड था। भारत सरकार ने उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और इन दोनों आदमियों को नेपाल पुलिस भारतीय बॉर्डर तक लेकर आई और फिर इन्हें एसओजी की टीम को सौंप दिया गया। नेपाल में हुए इस ऑपरेशन के जरिए 2 लोगों को पकड़ा गया था जो अलग अलग संगठनों के लीडर्स थे। यासीन भटकल को पकड़ने से इंडियन मुजाहिदीन और हड्डी को पकड़ने से सिमी एक झटके में खत्म हो गया था। और ये सब कैसे हुआ आपने जान ही लिया, केवल एसओजी से जुड़े एक अफसर और उसकी टीम की जिद की वजह से, जिन्होंने अपनी नौकरी और जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दी थी सिर्फ अपने मुल्क के लिए। तो ये थी दोस्तों भारत के ऐसे जाबाज ऑफिसर्स की कहानी जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मोस्ट वांटेड कहे जाने वाले आदमी को पकड़ा। आपकी क्या राय है इन ऑफिसर्स के डेयरिंग को देख के? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।